Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th January 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about the exercise of census in India, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. सबसे पहले समझते हैं कि सेंसस होता क्या है. तो as you all must be knowing, it is official counting of population of a country. तो देश के अंदर कितने लोग हैं, क्या डेमोग्राफी है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या लिटरेसी है, क्या सेक्स रेशियो, ये सब चीज़ें, यानी कि पॉपुलेशन और डेमोग्राफी का नेचर जिस प्रोसेस को में काउंट किया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंसस. सो इट प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑन डेमोग्राफी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिटरेसी. एज आई सेड, अगर इंडिया की बात की जाए तो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज कंडक्टेड अंडर ब्रिटिश रूल इन 1881 बाय W.C. प्लाउडेन, हु वाज एट द टाइम सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. तब से हर 10 साल पे हमारे देश के अंदर सेंसस कराया जा रहा है. आज़ादी के बाद सेंसस को एक स्टैचूटरी प्रोविज़न दे दिया गया थ्रू अ लॉ, सेंसस एक्ट ऑफ 1948. तो तब से सेंसस हर 10 साल पे कराया जाता है एंड इट इज़ नाउ अ स्टैचूटरी या लीगल प्रोविज़न अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. It is conducted by Registrar General and Census Commissioner of India, which comes under Ministry of Home Affairs of Government of India. The last census was conducted in 2011 and current census of 2021 is going on. ये करंट आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो सेंसस का प्रोसेस है that has been deferred due to COVID-19 pandemic and it is unlikely to be held in near future. तो ये जो मौजूदा सेंसस चल रहा है 2021 वाला, इसको अभी के लिए तो स्थगित कर दिया गया है, होल्ड पे डाल दिया गया है बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक, और आने वाले टाइम में कुछ टाइम तक तो ये डिले होगा बिकॉज ऑफ पैंडेमिक इन करंट टाइम्स. लेकिन ठीक है, ये तो करंट न्यूज़ है कि सेंसस डिले हुआ है, लेकिन सेंसस से रिलेटेड कई सारी और बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं, जैसे NPR या NRC की बातें. उन सबको डिटेल में समझते हैं जिससे हमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा अबाउट द सेंसस एक्सरसाइज. तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज़ादी के बाद एक सेंसस एक्ट 1948 ला दिया गया और इसी कानून के अंतर्गत सेंसस कंडक्ट कराया जाता है हर 10 साल पे सिंस 1951. तो अंग्रेज़ों के टाइम में भी कराया जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद हमने एक स्पेशल कानून बना करके हर 10 साल पे हम सेंसस कराते हैं, जैसे 1951 फिर 61, इस तरीके से हर 10 साल पे कराते हैं, जिसमें हम लोग मोस्टली हाउस इनलिस्टिंग, कितने घर हैं परिवार, उनमें कितने सदस्य हैं, क्या उनकी डेमोग्राफी है, यानी कि हाउस इनलिस्टिंग, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन करते हैं. तो ये तो एक्सरसाइज हर 10 साल पे होता रहा है. 2003 में भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड करके एक नया प्रोविज़न ऐड कर दिया. उस प्रोविज़न का नाम है सिटीजनशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशुएंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003. तो मुद्दा ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड किया गया और कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए इन 2003 अंडर दीज रूल्स. इन नए रूल के हिसाब से क्या क्या नई चीज़ें ऐड की गई हैं वो ज़रा समझिए. 2003 में इस अमेंडमेंट के बाद कहा गया कि इस नए रूल के हिसाब से एवरी सेंसस, आफ्टर एवरी सेंसस there will be updating of National Population Register NPR and also NRC, National Register of Citizens will be updated. ये क्या है NPR, क्या है NRC, इनको वैसे तो आई होप आप समझते ही होंगे, फिर भी अगले स्लाइड में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. मुद्दा ये है कि 2003 में अमेंडमेंट करके हमने कहा कि अब हर सेंसस के बाद NPR और NRC को अपडेट किया जाएगा. According to the new rules, after population enumeration यानी कि जनगणना के बाद in the census, the citizens of India will be given a separate identity card known as a smart card. तो 2003 के इस रेगुलेशन अमेंडमेंट के बाद कहा गया कि जो अगला सेंसस होगा 2011 में, उसमें जनगणना के बाद लोगों को एक सेपरेट आइडेंटिटी कार्ड दी जाएगी जिसको स्मार्ट कार्ड कहा जाएगा. और स्मार्ट कार्ड के अंदर हर तरह की डिटेल्स जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, हर चीज़ एक जगह पे लिंक की जाएगी. तो ये था मुद्दा 2003 में.
बोला गया कि 2011 में जो अगला सेंसस होगा उसमें ये 2-3 चीज़ें करेंगे, NPR NRC अपडेट करेंगे और सब लोगों को स्मार्ट कार्ड देंगे। NRC क्या है वैसे तो आप सब समझते ही, बट फिर भी एक बार देखिए। NRC इज ए लिस्ट दैट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1951। इट इज़ ए लिस्ट ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो भारत के नागरिक हैं जो इंडिया में रह रहे हैं उनकी लिस्ट है NRC की। इट्स कंटेन्स ए नेम्स एंड डिटेल्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज़ NRC। अभी NRC पहली बार पूरे देश के लिए 1951 में बनाया गया था, यानी कि हमारे देश के कौन कौन से सिटीजन्स हैं ये पहली बार ये लिस्ट 1951 में बनाई गई थी। तब से किसी भी स्टेट के लिए अपडेट ये हुआ नहीं है एक्सेप्ट फॉर आसाम। तो आसाम के अंदर NRC को अपडेट किया गया है। ये बातें तो आप सब जानते ही हैं। लगभग 19 लाख लोगों का नाम उसमें से स्ट्राइक डाउन किया गया है। तो एक्सेप्ट फॉर आसाम किसी भी स्टेट का NRC 1951 से अपडेट नहीं हुआ है। 2003 का जो ये नया रूल लाया गया था उसमें यही कहा गया था कि अब हर बार जब सेंसस कराया जाएगा तो हर स्टेट के लिए NRC अपडेट किया जाएगा, यानी कि स्टेट के अंदर कितने इंडिया के सिटीजन्स हैं वो अपडेट किया जाएगा। जबकि दूसरा होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR, इट इज़ सिंपली द लिस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 6 मंथ्स। तो देखिए रेजिडेंट्स का मतलब कोई फॉरेनर भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये लेडी फॉरेनर है, विदेश से या किसी दूसरे देश से आई है, इंडिया में 6 महीने से ज़्यादा से रह रही है, तो हर नेम विल बी इन NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। लेकिन अगर वो इंडियन नहीं है तो उसका नाम NRC में नहीं होगा, NPR में होगा। अभी जब भी हम सेंसस कंडक्ट करते हैं, जनगणना करते हैं 10 साल पे, तो उसमें हम लोग NPR को अपडेट करते हैं, यानी कि हम लोग रेजिडेंट्स देखते हैं कि भाई ये लोग इंडिया में रहने वाले लोग हैं। हम लोग सेंसस कंडक्ट करके इंडियन सिटीजन्स की काउंटिंग नहीं करते हैं। एक बार फिर से इस इमेज की मदद से समझिए। मान लीजिए कि हमारा देश है, इसमें इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो जब भी सेंसस कराया जाता है तो सेंसस में लोगों की जनगणना की जाती है कि कितने लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, किस डेमोग्राफी का है, क्या जेंडर है, क्या सेक्स रेशियो है, क्या उनकी एजुकेशन स्टेटस है। तो सेंसस कंडक्ट कराने के बाद NPR यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेट किया जाता है। दैट इंक्लूड्स बोथ इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स हु हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए घूमने आए तो उसका भी नाम सेंसस में डाल दिया, ऐसा नहीं करते हैं। 6 महीने ज़्यादा से अगर कोई रह रहा तो सेंसस मतलब NPR में उसका नाम होगा, सेंसस के बाद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में उसका नाम होगा। लेकिन NPR का मतलब ये नहीं है अगर आपका नाम NPR में आ गया, आप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आ गया तो आप रेजिडेंट हैं, भारत के निवासी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत के सिटीजन हो गए। इनमें से कुछ लोग होंगे जो भारत के सिटीजन होंगे, जैसे ये लोग, ये रेजिडेंट भी हैं, सिटीजन भी हैं। कुछ ऐसे होंगे जो इंडिया में रह तो रहे हैं लेकिन दे आर फॉरेनर, जैसे ये 5 लोग जैसे मैंने इस इमेज में दिखाया। तो इन लोगों को सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा एंड देयर नेम विल बी अपडेटेड इन NRC लिस्ट। तो हम लोग जब भी सेंसस करते हैं तो खाली NPR अपडेट करके छोड़ देते हैं 10 साल पे। 2003 में जो अमेंडमेंट लाया गया उसमें कहा गया कि अब से जब सेंसस होगा तो NPR तो अपडेट होगा ही होगा, यानी कि इंडिया के रेजिडेंट्स का नाम तो अपडेट होगा ही होगा, साथ ही साथ हर स्टेट का NRC भी अपडेट होगा। तो जो काम हमने आसाम के अंदर किया 2019 तक NRC को अपडेट किया था, एक्चुअली 2003 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को जो हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अमेंड किया 2003 में, उसके हिसाब से पूरे इंडिया का NRC हर बार अपडेट होना चाहिए आफ्टर एवरी सेंसस, ऐसा बताया गया। वो NRC जो 1951 में पूरे देश के लिए बना था, तब से पूरे देश के लिए कभी भी अपडेट हुआ नहीं एक्सेप्ट फॉर आसाम। और फिर बोला गया कि जो NRC अपडेट किया जाएगा हर 10 साल पे, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के नाम अपडेट किए जाएंगे, उन तमाम सिटीजन्स को एक इस तरह का स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा विच विल बी अ काइंड ऑफ देयर आइडेंटिटी कार्ड हैविंग बायोमेट्रिक डिटेल्स। और दोज हु फेल टू प्रूव देयर सिटीजनशिप विल बी डिक्लेयर्ड इलीगल फॉरेनर्स। तो ये जो NRC अपडेट का प्रोसेस है आसाम वाला, ये बस आसाम के लिए नहीं है, ये उसके पहले कानून ला करके भारत सरकार ने पूरे इंडिया के लिए प्रोविज़न लाया था। लेकिन मुद्दा ये है कि ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। 2011 वाला सेंसस शुरू हुआ, एक बार फिर से देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसको अमेंड करके सरकार ने क्या कहा कि NPR तो अपडेट होता ही होता है हर सेंसस में, यानी कि पॉपुलेशन रजिस्टर तो अपडेट होता ही होता है। अब NRC भी अपडेट करेंगे, इंडिया के कौन कौन से सिटीजन्स हैं वो भी अपडेट करेंगे और सिटीजन्स को स्मार्ट कर दिया जाएगा। और जो NRC में नाम जिनका नहीं चढ़ पाएगा वो लोग फॉरेनर्स कहे जाएंगे। मुद्दा ये है कि ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ड्यूरिंग 2011 सेंसस NPR was तो क्रिएटेड,
एज इट इज़ क्रिएटेड इन ऑल सेंसस। हर सेंसस में NPR बनता है, जैसे इस बार भी बना, लेकिन NRC वॉज नॉट अपडेटेड। NRC क्यों अपडेट नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो जब NRC अपडेट नहीं हुआ तो ऑफकोर्स स्मार्ट कार्ड भी नहीं बना, जिस तरह की बात कही थी सरकार ने। तो उसके बदले में फिर UPA सरकार जो उस टाइम की थी, मनमोहन सरकार, वो स्मार्ट कार्ड के बदले लेकर के आई आधार कार्ड। एक्चुअली देखिए, आधार कार्ड और स्मार्ट कार्ड में बहुत अंतर है। स्मार्ट कार्ड वुड हैव बीन द इंडिकेटर ऑफ आवर सिटीजनशिप, लेकिन आधार कार्ड इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सिटीजनशिप। तो जब NRC अपडेट नहीं हुआ तो स्मार्ट कार्ड नहीं बन पाया, तो उसके बदले में आधार कार्ड लेकर के आई, विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ आवर रेजिडेंटशिप, कि हम किस एरिया में रहते हैं, बट इट इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सिटीजनशिप। क्यों NRC अपडेट नहीं हुआ वो भी ज़रा समझिए। क्योंकि तब की कई सारी अपोजिशन पार्टीज़ ये क्लेम कर रही थी कि NRC अपडेट करके भारत सरकार माइनॉरिटीज़, इंडिया के अंदर कई सारे जो लीगल जेन्युइन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनका भी नाम NRC से बाहर कर देगी और उनका इंडिया का सिटीजनशिप से नाम काट देगी। तो देखिए इंडिया में कैसे पॉलिटिक्स होती है। वैसे तो ये सब बातें आपको एग्ज़ाम में लिखनी नहीं है, लेकिन ये बात सोचिए कि ये जब कांग्रेस की सरकार थी, UPA सरकार थी 2011 में, ये कानून लेकर के आए। एक्चुअली लेकर के तो आए थे 2003 में वाजपेयी की सरकार, 2003 में अमेंडमेंट, लेकिन ये UPA की सरकार इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती थी। तब अपोजिशन पार्टीज़ ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, ये कह करके कि भाई आप इसकी मदद से तो तमाम माइनॉरिटीज़ हैं, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटीज़, उनका नाम आप काट दोगे इससे सिटीजनशिप से। और इसलिए उन्होंने NRC अपडेट होने नहीं दिया, NPR को अपडेट होने दिया, लेकिन NRC अपडेट होने नहीं दिया। अब यही पार्टी अब जब अपोजिशन में आ गई है तो फिर अब वो अपोज कर रही है कि नहीं, हम नहीं होने देंगे ये NRC को अपडेट, क्योंकि आप इसकी मदद से माइनॉरिटीज़ का नाम काट दोगे। तो इस तरीके से देखो, कोई भी प्रोग्रेसिव बातें जब होती हैं, जब भी सरकार कोई प्रोग्रेसिव आइडिया लेकर के आती है, तो अपोजिशन पार्टी जिसको कभी एक बार कंडेम करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंडेमिंग। इसी को कहते हैं हम लोग नॉइजी डेमोक्रेसी, कि अपोजिशन वांट्स टू क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट। यही हुआ इस केस में। ये सोचिए कितना अच्छा प्रोसेस होता। हर इंसान हर सेंसस के बाद सिर्फ रेजिडेंट्स ही क्यों, कि हमारे देश में रहने वाले लोग इतने हैं, उनकी ये डेमोग्राफी, उससे अच्छा सिटीजनशिप भी हर साल हर 10 साल पे अपडेट हो जाता, तो साफ साफ पता चल जाता कि कौन फॉरेनर है, कौन इंडिया का सिटीजन है। और फिर सिटीजनशिप अपडेट होने के बाद सबका स्मार्ट कार्ड बन जाता, तो तमाम प्रॉब्लम्स नहीं रहती। सिटीजन ये अलग अलग कार्ड जो हम लोग को लेकर के घूमते हैं, वोटर ID, पासपोर्ट, ये सब सबके जगह पे एक कार्ड हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज इसको पॉलिटिकल एंगल दे दिया कि भाई आप NRC अपडेट करके आफ्टर सेंसस आप माइनॉरिटीज़ के सिटीजनशिप राइट्स को छीन लोगे। तो इन सब बातों के कारण ये कभी हो नहीं पाया। और अब अभी भी यही मुद्दा है। आसाम के अंदर भी आप देखिए, जब NRC अपडेट हो रहा था तो यही एलिगेशंस लगा रहे थे अपोजिशन पार्टीज़। और अब पूरे इंडिया में अगर ये NRC अपडेट हो जाए तो सोचिए कितना अच्छा हो। पूरे इंडिया के अंदर जो रियल सिटीजन्स हैं और जो इलीगल इमिग्रेंट्स या फॉरेनर्स रह रहे हैं, दोनों की आइडेंटिफिकेशन हो जाए। बट इट इज़ येट नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। इनफैक्ट 2021 के भी सेंसस में NRC अपडेट करने का प्रोसेस को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, बस NPR को अपडेट किया जा रहा है। अब एक बार ब्रीफली ज़रा देख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन आधार कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड। देखिए दोनों ही बायोमेट्रिक डिटेल्स और डेमोग्राफिक डिटेल्स कवर करते हैं। बायोमेट्रिक मतलब कुछ जैसे आधार में भी आपको पता है आइरिस स्कैन लिया जाता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, स्मार्ट कार्ड में भी ये सब लिया जाता है। डेमोग्राफिक डिटेल मतलब नाम, काम, पता, एड्रेस, ये सब होता है। लेकिन स्मार्ट कार्ड was to be made after census and only after updating NRC. That means smart card would have been the basis for our citizenship, while Aadhaar card can be made anytime. Smart card could be made only after census, but Aadhaar card could be made anytime, and that is why Aadhaar card cannot be the basis for our citizenship. ठीक है, इसमें आप अपने हिसाब से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, सो आधार कार्ड एट बेस्ट इज प्रूफ ऑफ आवर रेजिडेंटशिप। तो स्मार्ट कार्ड देखिए, अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप पार्ट एक्ट, इट कुड हैव बीन द प्रूफ ऑफ बीइंग अ सिटीजन। All important data in a smart card like bank account, PAN, driving license, etc. could have been into one Aadhaar smart card only. That could have avoided problem of many identities. Otherwise अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पर लोगों के अलग अलग नाम चढ़े हुए होते हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज होती हैं, that creates a lot of problem. And this was to be prepared after every census and census verification by authorized government officer. लेकिन ये कभी हो नहीं पाया, अभी तक तो बिल्कुल नहीं हो पाया है। आधार कार्ड तो आपको पता ही है, इट इज़ अंडर UIDAI एक्ट. It is not identity of citizenship, it is identity of residentship. Proof given by the residents
इसमें आप अपना एड्रेस प्रूफ खुद देते हैं, इसमें कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। इट डज़ नॉट कंटेन एनी अदर डिटेल्स लाइक डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, ईटीसी। इस तरह का सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हर 10 साल पे सेंसस कंडक्ट कराई जाता है हमारे देश में अकॉर्डिंग टू सेंसस एक्ट ऑफ 1948। सिटीजनशिप रूल 2003 को अमेंड करके एनपीआर वाज मेड टू बी द बेसिस ऑफ सेंसस, की हर बार जब सेंसस कराया जाएगा तो एनपीआर अपडेट किया जाएगा। एनपीआर वाज क्रिएटेड इन 2011 सेंसस। सिग्निफिकेंस ऑफ एनपीआर, इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग नंबर ऑफ रेजिडेंट्स इन इंडिया। तो माइंड इट, एनपीआर इज नॉट इंडिकेटर ऑफ सिटीजन्स, इट इज इंडिकेटर ऑफ रेजिडेंट्स। ऑफकोर्स जब हमें रेजिडेंट्स का पता चलेगा तो we can make a better policy, we can have an idea about demography of India, and then we can make better policy targeting the people of India. It will help in streamlining data or regarding residents of India, और इसकी मदद से later on स्मार्ट कार्ड भी बनाया जा सकता है if we somehow implement the other provision of Citizenship Amendment Act 2003, that is to create NRC or update NRC and also give smart card। इसकी मदद से illegal immigrants के problems को भी resolve किया जा सकता है। The next article is taken from international segment. It is about P5 statement on nuclear weapons, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. It is also important for political science optional students, especially from 2A paper perspective, nuclear deterrence। तो न्यूक्लियर डेटरेंस आपके सेकंड पेपर के फर्स्ट सेगमेंट में है, 2A में न्यूक्लियर डेटरेंस एक टॉपिक है, वहाँ पे आप इस करंट डेवलपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को समझना होगा, जिसको शॉर्ट में हम लोग NPT कहते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट केम इनटू फोर्स इन 1970। इस इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से दुनिया के बस 5 देश, यूके, यूएस, फ्रांस, रसिया एंड चाइना, इनको हम लोग P5 कंट्रीज भी कहते हैं बिकॉज दे हैव गॉट परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंटरनेशनल लॉ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ओनली दीज 5 कंट्रीज हैव राइट्स टू हैव न्यूक्लियर वेपन। बस ये 5 देश ही न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंटरनेशनल लॉ। नो अदर कंट्री कैन हैव न्यूक्लियर वेपन अकॉर्डिंग टू दिस NPT। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आई सेड कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन। दुनिया के लगभग 191 कंट्रीज आर सिग्नेटरी ऑफ NPT, यानी कि 191 कंट्री जैसा मानते हैं कि बस ये 5 कंट्री ही न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, बाकी कोई नहीं रख सकता। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने खुद का न्यूक्लियर वेपन बनाया है और वो NPT के सिग्नेटरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट बी नोइंग इंडिया, हमने अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन बनाया है आफ्टर ऑपरेशन शक्ति 1999 एंड वी आर नॉट सिग्नेटरी ऑफ NPT। हमारा मानना है कि अगर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, यानी कि अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा तो कोई भी ना रखे, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि देयर शुड बी कंप्लीट डिसआर्मामेंट, मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट, देयर कैन नॉट बी यूनिलैटरल डिसआर्मामेंट। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम लोग रखेंगे तुम नहीं रख सकते। तो इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया आर दोज कंट्रीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ NPT एंड दे हैव डेवलप्ड देयर ओन न्यूक्लियर वेपन। जबकि अगर साउथ सूडान की बात की जाए, यहाँ पे एक छोटा सा देश है साउथ सूडान, इट इज़ नाइदर पार्ट ऑफ NPT नॉर इट हैज़ बिल्ट इट्स न्यूक्लियर वेपन। तो ये मेन 5 देश हैं जो इसके मेंबर नहीं हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर नहीं हैं, और इनमें से 4 ने अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन भी बना लिया है, जबकि साउथ सूडान ने मेंबर नहीं है लेकिन इसने अपना न्यूक्लियर वेपन भी नहीं बनाया है। करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ इज रिलेटेड टू NPT ओनली, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के 191 कंट्री जिसके मेंबर हैं। देखिए NPT की हर 5 साल पे एक रिव्यू मीटिंग होती है, तो जो भी कंट्री जिसके मेंबर हैं वो एक बार के लिए मिलते हैं, हर 5 साल पे रिव्यू करते हैं कि किस में क्या क्या चेंजेस लाए जाने चाहिए, क्या नहीं लाए जाने चाहिए। तो हाल फिलहाल में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का 10वां रिव्यू होना था। चूँकि 1970 में पहली बार आया था तो हर 5 साल पे रिव्यू होता है, तो 50 साल होने हैं तो 10वां रिव्यू होने वाला था। ये एक्चुअली 10th रिव्यू ऑफ NPT वाज टू बी हेल्ड इन अप्रैल 2020 ओनली, लेकिन तब से ये बार बार कोविड के कारण एक्सटेंड हो रहा है। और करंट न्यूज़ भी यही है कि जो 10th रिव्यू ऑफ NPT होने वाला था इन अप्रैल 2020, फाइनली एक्सटेंड होकर के 4 जनवरी 2022 से होने वाला था, वो फिर से एक्सटेंड हो गया है, पोस्टपोन हो गया है बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19। तो फिर से ये एक्सटेंड हो गया है NPT का ये 10th रिव्यू कॉन्फ्रेंस। 2020 से ही ये हो नहीं पा रहा है।
लेकिन फिर भी इस बार जब एक्सटेंड किया है मेंबर कंट्रीज़ ने, तो इस एनपीटी के मेंबर कंट्रीज़ में से जो P5 कंट्रीज़ हैं जिनको एनपीटी के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार दिया गया है, इन P5 कंट्रीज़ ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया है बिफोर पोस्टपोनिंग दिस 10th रिव्यू ऑफ एनपीटी। ये जॉइंट स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। इन 5 कंट्रीज़ ने मिल करके कहा है कि वी बिलीव स्ट्रांगली दैट फर्दर spread of such weapons must be prevented. A nuclear war cannot be won and must never be fought. तो आपसे डायरेक्टली तो ये स्टेटमेंट पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर कभी आप सवाल लिख रहे हो न्यूक्लियर डेटरेंस पे या म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं तो आप ये बात समझते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर डेटरेंस, या जनरल इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कई बार आप इसका इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस का। तो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर डेटरेंस इज ए काइंड ऑफ म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसी कारण से नो कंट्रीज गोज फॉर ए फुल फ्लेजेड वॉर, बिकॉज जैसे इंडिया पाकिस्तान हैज़ नॉट गॉन इन टू वॉर सिंस कारगिल। वाई? बिकॉज सिंस देन बोथ कंट्रीज हैव बिकम अ फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो दैट इज हाउ न्यूक्लियर वेपन क्रिएट्स a kind of deterrence against the adversaries, because no one wants to go for a full-fledged war, because in case of nuclear attack there will be immense damage जो कोई भी फेस नहीं करना चाहता। तो अगर कभी न्यूक्लियर डेटरेंस पे या म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पे आप आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली P5 कंट्रीज रिलीज्ड ए स्टेटमेंट ड्यूरिंग 10th रिव्यू ऑफ NPT दैट ए न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी won and must never be fought. This statement indicates the significance of nuclear deterrence and mutually assured destruction. न्यूक्लियर वेपन से, अगर दो देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ गारंटी ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, अगर दोनों ही देश न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते हैं तो। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स इन 2015। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट इज अबाउट नई तालीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 2 इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, नई तालीम इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जब वो वार्धा आश्रम में थे 1937 में, आपको पता होगा कि ही मूव्ड आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साबरमती आश्रम से वो मूव कर गए थे वार्धा आश्रम में महाराष्ट्र के अंदर। साबरमती में वो ये प्रण लेकर के चले थे कि जब तक वो देश के लिए आज़ादी लेकर के नहीं आएंगे तब तक वो दोबारा साबरमती में नहीं आएंगे, और इसी कारण से आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही मूव टू वार्धा आश्रम। वार्धा आश्रम में रहते हुए उन्होंने 1937 में एक एजुकेशन सिस्टम प्रपोज किया महात्मा गांधी ने, जिसको नाम दिया जाता है नई तालीम। नई तालीम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखिए। इसमें नई तालीम में फोकस किया गया है मदर टंग में टीचिंग पे। जो भी एजुकेशन या लर्निंग होनी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए। जो भी बच्चे का अपना लोकल या मदर लैंग्वेज है उसमें उसको पढ़ाई कराई जानी चाहिए। फोकस इज ऑन वोकेशनल लर्निंग, वोकेशनल वर्क, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करके सीखे और वो काम करे जिसका सच में उसके जीवन में फ़ायदा हो, जिससे कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके वो सोसाइटी की तरफ। वैसे भी महात्मा गांधी वो बहुत ज़्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिलीव करते नहीं थे। ही बिलीव्ड इन कॉटेज इंडस्ट्री। तो सोचते थे कि बच्चों को चरखा चलाना सिखाइए, चटाई बुनना सिखाइए, ऐसी चीज़ें वोकेशनल लर्निंग कीजिए। वोकेशनल लर्निंग से फ़ायदा क्या होगा कि दैट लर्निंग कैन बिकम ए लाइफ लॉन्ग कैरेक्टर। मतलब महात्मा गांधी बिलीव्ड इन अर्निंग वाइल लर्निंग। तो आप काम करते करते कुछ कुछ कमाते रहिए ताकि ज़िंदगी भर आप काम भी करते रहें और सीखते भी रहें। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पढ़ाई के चक्कर में अपने अर्निंग पूरी तरह से रोक देते हैं। वी आर इंगेज्ड इन दैट काइंड ऑफ स्टडी, और इस कारण से हम लोगों ने पढ़ाई को एक तरह का प्रोफेशन की तरह ले लिया है। हम पढ़ाई को सीखने के हिसाब से नहीं देखते हैं। हम सोचते हैं कि एक उम्र तक पढ़ाई करेंगे, उसके बाद नौकरी करेंगे और पैसा कमाएंगे। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन अर्न वाइल यू लर्न, एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर इंगेज्ड इन सम वोकेशनल लर्निंग, ताकि आप चटाई बुनिए, चरखा चलिए और कमाते रहिए, सीखते रहिए, एंड देन ओनली यू कैन लर्न फॉर लाइफ टाइम। एंड दैट वाज हिज सजेशन इन हिज नई तालीम कि एजुकेशन शुड बी ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये नहीं कि 25 साल 26 साल की उम्र तक पढ़ेंगे फिर पढ़ाई बंद नौकरी लेकर के। इट शुड बी ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ज़िंदगी भर सीखते रहिए। एजुकेशन शुड बी सोशली यूजफुल, कुछ ऐसा बनाइए जो समाज में काम है, कुछ ऐसी चीज़ें बनाइए। अब महात्मा गांधी ऑफ कोर्स हाई एंड टेक्नोलॉजी या फिर इसके खिलाफ थे या हाई एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे, तो कहेंगे क्वांटम मैकेनिक्स और ये सब पढ़ के क्या फ़ायदा। कुछ ऐसी चीज़ सीखो, कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जिससे हमारे जीवन में असर आए सीधा सीधा।
आप चरखा चलाओ, आप नमक बनाना सीखो, ऐसी चीज़ें जो समाज को सीधा सीधा कंट्रीब्यूट करे प्रोडक्टिव तरीके से, और हमें सिंपल लिविंग लेकिन अच्छा कंट्रीब्यूशन हम कर पाएँ समाज की तरफ. सो दैट इज़ हाउ हिज एजुकेशन सिस्टम बिलीव्ड इन वोकेशनल एजुकेशन, लर्न वाइल यू अर्न, सोशल कैरेक्टर डेवलप, यानी कि आपका एजुकेशन सिस्टम जो ऐसा है कि जो समाज की तरफ कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी करे. एंड अगेन इन द एंड ही बिलीव्ड कि एजुकेशन का जो पर्पस होना चाहिए दैट वुड नॉट बी जस्ट टू गेट अ जॉब. Education purpose should be a holistic one. It should focus on developing complete personality of a man, and that is why he says the function of Nai Talim is not merely to teach an occupation but through it to develop the whole man. अब क्यों हम नई तालीम पढ़ रहे हैं, क्यों ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया, तो कुछ खास नया डेवलपमेंट है नहीं, बस इसीलिए न्यूज़ में आया क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब ने हाल फिलहाल में एक स्पीच देते हुए कहा कि जो मॉडर्न नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में भारत सरकार लेकर के आई है, दैट इज़ वेरी मच इन लाइन विथ नई तालीम प्रपोज बाय महात्मा गांधी, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी मदर टंग में इंस्ट्रक्शन पे फोकस किया गया है और वोकेशनल एजुकेशन पे, प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस किया गया है. देखिए इस टॉपिक पे तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी पे ये सवाल हमने ज़रूर आपको दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए. ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया था. तो अगर आप महात्मा गांधी की फ़िलॉसफीज़ को जानते हैं, थोड़ा बहुत मार्क्स को जानते हैं, तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. अगर नहीं समझ आएगा तो मैं तो कल तो जवाब दे ही दूंगा. एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. The next article is taken from economy segment. It is about offline digital payment. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो देखिए हाल फिलहाल में आरबीआई एक नया फ्रेमवर्क, एक नया इनिशिएटिव लेकर के आई है जिसकी मदद से अब हम लोग ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं. अभी तक आपको पता है कि हम लोग जो भी डिजिटल पेमेंट करते हैं, गूगल पे, भीम, जो भी करते हैं, उसमें हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है. ऑनलाइन पेमेंट ही हम कर पाते हैं. ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट करने का नया फ्रेमवर्क लेकर के आई है आरबीआई. Offline digital payment does not require any kind of internet or telecom connectivity. This should promote digital payment in semi-urban and rural area जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या तो फिर बहुत पुअर है. तो कई सारी फिनटेक कंपनियाँ यानी कि फाइनेंस के फील्ड की टेक्निकल कंपनियाँ इस फील्ड में लगी थीं. पाइसे, नाफा इनोवेशन, सिटी कैश, ये सब आरबीआई के सर्विलेंस के अंडर काम कर रही हैं पिछले 2 सालों से. और इन सबको ये काम दिया गया था कि भाई आप कुछ ऐसा सिस्टम लेकर के आओ कि जिसमें बिना इंटरनेट के भी डिजिटल पेमेंट हो जाए. और इन्होंने अब कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप कर दिया है जिसमें अब कैसा है कि जो भी कार्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे रुपे, वीज़ा या मास्टर कार्ड, इनको अपना कार्ड को थोड़ा सा अपडेट करना होगा और साथ ही साथ ये जो पीओएस मशीन्स हैं इनको थोड़ा सा चेंज करना होगा. और उसके मदद से ये कार्ड और पीओएस मशीन को थोड़ा बहुत अपडेट करने से होगा क्या कि नाउ दीज मशीन्स एंड द कार्ड कैन इंटरैक्ट इवन इन ऑफलाइन मोड. तो ये फिनटेक कंपनियां कुछ इस तरह का सॉल्यूशन लेकर के आई हैं कि बेसिक कार्ड्स को चेंज करने से और पीओएस मशीन को चेंज करने से नाउ दे कैन इंटरैक्ट इवन इन ऑफलाइन मोड. हाँ, लेकिन इसमें प्रॉक्सिमिटी होना होगा, फेस टू फेस होना होगा. ऐसा नहीं जैसे भाई डिजिटल मोड में कैसा होता है कि कोई दूर से बैठे, आप यहाँ बैठे, आप अपने फ्रेंड को दिल्ली में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसा नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट होगा दैट हैज़ टू बी इन प्रॉक्सिमिटी, मतलब फेस टू फेस मोड, यूजिंग एनी चैनल ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक कार्ड, वॉलेट और मोबाइल डिवाइस. ऑफ कोर्स इसमें जब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, जैसे कि आपको ओटीपी पिन आएगा, आप ऑथेंटिकेट करेंगे, ये सब इसमें नहीं होता. आप बस लॉगिन करेंगे, इसमें अपना पिन डालेंगे, जो भी आप अपना डालें 1 2 3 4 जो भी डालें, उससे आपका पेमेंट हो जाएगा. देयर विल बी नो एडिशनल ऑथेंटिकेशन, जैसे कि ओटीपी वगैरह इसमें नहीं आएगा. इस ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट की पायलट टेस्टिंग इन कंपनियों द्वारा, फिनटेक कंपनियों द्वारा पिछले 2 सालों से चल रहा है. सितंबर 2020 से ही चल रहा है और अब जाकर के आरबीआई ये सिस्टम को लेकर के आई है. अब पायलट मोड पे इसको अप्लाई किया जा रहा है फॉर पीपल. अब आम जनता इसको इस्तेमाल कर सकती है. ऑफ कोर्स पायलट मोड पे आने वाली 1 साल में आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट शुरू हो जाएगा. अभी के लिए आरबीआई ने क्या कंडीशंस लगाए हैं कि मैक्सिमम 200 रुपये का ट्रांजैक्शन हो सकता है एक बार में, और उसमें भी 2000 तक का आप वॉलेट में आप बैलेंस भराएंगे. आप अपना, जैसे आपको पता है कि आपके अकाउंट में पैसा है, आप पूरा का पूरा पैसा एक पर्टिकुलर वॉलेट में डालते हैं.
जैसे कि आप पेटीएम में एक वॉलेट है, तो इस तरीके का वॉलेट में आप 2000 तक का पैसा डालेंगे और 2000 में से 200 रुपये करके एक बार में आप पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। और अलग अलग तरीके के ऑथेंटिकेशन के तरीके हैं, जैसे कि वॉइस ऑथेंटिकेशन वगैरह, ये सब ये फिनटेक कंपनियां लेकर के आई हैं, जिसके मदद से ये ऑफलाइन पेमेंट होगा। अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, अगर कुछ कंप्लेन करना है, कुछ मिस अप्रोप्रिएशन का अगर कुछ कंप्लेन करना है, तो यू कैन मेक कंप्लेन अकॉर्डिंग टू आरबीआईज इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। आपको पता होगा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आरबीआई हाल फिलहाल में लेकर के आई है, मैंने इसको न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर किया है। इसके हिसाब से आरबीआई ने तमाम जो एंटिटीज़ हैं जो आरबीआई रेगुलेट करती है, तमाम तरह के बैंक्स, पेमेंट कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां, जिसको भी आरबीआई रेगुलेट करती है, उन सब के खिलाफ अगर आपको कंप्लेन करना है तो देयर विल बी जस्ट वन ओम्बड्समैन या वन कंप्लेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग ओम्बड्समैन कह रहे हैं, और वहीं पे आप ऑनलाइन मेल करके आप कंप्लेन कर सकते हैं, या पोर्टल पे जा करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम हैज़ बीन ब्रॉट बाय आरबीआई अंडर वन नेशन वन ओम्बड्समैन इनिशिएटिव, जिसमें तमाम जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज हैं उन सब के खिलाफ अगर आपको कंप्लेन करना है तो बस एक ही पोर्टल है, एक ही ईमेल आईडी है, वहाँ जा करके आप कंप्लेन करें। तो ठीक वैसे ही अगर ऑफलाइन पेमेंट में अगर कोई इशू होता है तो आप आरबीआई के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत कंप्लेन कर सकते हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ नॉट अ पोर्ट सिटी ऑफ श्रीलंका। तो हम्बनतोता है और त्रिकोणमाली है, लेकिन चाबहार और गोदार नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2 and 3 बी ओनली। Numaligarh Refinery Limited recently signed an agreement with consortium of bank, and this consortium is led by option B, State Bank of India. That's all from our side for today. Thanks for watching.